गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे भाई सब, मस्त एकदम। चलो भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास। और सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। चलो भाई, आज टेंस की तीसरी क्लास है। कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मैं गया हुआ था, एक माता का मंदिर है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं आया हूँ। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, पूरी रात ड्राइविंग व्राइविंग करने के बाद में हम पहुँचे हैं 10-11 बजे। उसके बाद में आके अपना थोड़ा सा खाना वाना खा के नहा धो के फिर सीधे क्लास लेने आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और रिवीजन विवीजन कर लिया होगा। मैं परसों का निकला था क्लास, मतलब परसों दिन में जो वो कैब की क्लास थी यूट्यूब पे, वो क्लास लेके उसके बाद निकला था और तब से मैं अब आया हूँ। अब क्लास आपकी रेगुलर रहेगी भाई। ठीक है, एक्चुअली में मेरी बेटी का मुंडन होना था, और जो कि एक फिक्स मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे होना था। तो वो कराने के बाद में फिर आ जाए हैं, और वो कराना ज़रूरी था क्योंकि आज कितनी 26-27 तारीख हो गई ना आज। 26 तारीख, 27 तारीख, शायद परसों से कुछ ऐसा होता है हमारे हिंदुज़म में कि देव सो जाएंगे, और देव सोने के बाद में कुछ शुभ काम नहीं करते हैं। तो मेरे लिए एकदम से इमरजेंसी टाइप था कि जाना ही पड़ा मेरे को। ठीक है, तो इस चक्कर में क्लास नहीं हुई थी। अब क्लास रेगुलर होगी भाई। शुरू करेंगे भाई आज की क्लास। लास्ट क्लास में क्या क्या कराया था एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो हमने टेंस भाई शुरू करा था। ठीक है, टेंस में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है, टाइम होता है। टाइम तीन तरीके से कह सकते हैं हम, पास्ट का टाइम, प्रेजेंट का टाइम और फ्यूचर का टाइम। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि राम वेंट टू आगरा। वर्ब को देख के हम बता पाते हैं कि टेंस कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम कह पा रहे हैं कि पास्ट का टेंस है। तो वर्ब की कुछ फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट बताती है, सेकंड फॉर्म पास्ट बताती है, थर्ड फॉर्म और आईएनजी के बारे में हमने अभी बताया नहीं। और वर्ब की एस या जो ईएस वाली फॉर्म होती है वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आती है। उसके अलावा सेल विल फ्यूचर बताता है, ये बताया था। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ टेंस बताए थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये सारे आपके टाइप थे। आफ्टर दैट हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर बताया था कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि सिर्फ वी1 लिख देते हैं। उसके अलावा आई ड्रिंक कॉफी और ही ड्रिंक्स कॉफी, इस तरीके से एग्जाम्पल दिए। क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ा था, ड्रिंक्स। और क्योंकि आई के साथ में हम बेस फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा, ड्रिंक। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे ऐसे ही यू, क्योंकि प्लूरल ट्रीट करा जाता है इसीलिए हमने क्या लिखा था, वर्क। वर्क्स नहीं लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। और उसके बाद में हमने नॉट के बारे में आपको बताया था कि नॉट की जो पोजीशन होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है और मेन वर्ब से पहले आती है। इसीलिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट आपको लगाना हो तो डू डज की जरूरत पड़ती है। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और डज सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, तो नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर बना था, सब्जेक्ट डू डज आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान देंगे अगर डू डज आ रखा होता है तो उसके बाद में एस या ई एस हम नहीं लगा सकते हैं। इस पे एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, जैसे मनी डज नॉट ग्रोज करके एसएससी ने दिया था सीजीएल में। तो ग्रोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई, ग्रो हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।
इसके बाद में आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका यस नो आंसर टाइप और एक होता है आपका जो पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर देता है। यस नो आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है। और जिनके आंसर हमें लंबे लॉन्ग वर्ड में देने होते हैं वहां पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ती है, WH वर्ड जिसको हम बोल देते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए थे। उसमें साथ में ये भी बताया था कि हु और व्हाट ये दोनों ऐसे हैं कि अगर ये सब्जेक्ट के तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमें डू या डज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो डू या डज की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे हमने देखा था उसके बाद में कि अगर हु व्हाट विच ये बता दिया था सब्जेक्ट के तरीके से आते हैं तो डू डज नहीं लगाना होता है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर दोनों आ जाएं तो हमें नॉट कहाँ लगाना चाहिए, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर नॉट को हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मिक्स करके लिखना है तो शुरू में लगा सकते हैं सब्जेक्ट से पहले, लेकिन अगर नॉट अलग लिखना है और हेल्पिंग वर्ब अलग तो नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इस चीज पे मैंने आपको जो क्विज दिया था उसमें क्वेश्चन भी दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्विज भी टाइम से लगा रहे होंगे। 2 क्लास हमारी टेंस की हुई है, दोनों पे आपको क्विज मिला हुआ है। आप जैसे ही क्लास के नीचे जो मतलब जैसे ही आप वीडियो वाले सेक्शन में जाते हो तो आपको दिख जाएगा एक क्विज का ऑप्शन, मतलब एक वॉच वीडियो का ऑप्शन होगा और एक आपका अटेम्प्ट क्विज का ऑप्शन होगा। तो क्विज आपको अटेम्प्ट करते रहना है डेली की डेली क्लास का। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे भाई ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस तरीके से दे दिए थे। इसके बाद में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था कि ये काम क्या करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं तो अंत में हम पाते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ETC शब्द आते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट फैक्ट हो गया, ट्रुथ हो गया, हैबिट हो गई, रेगुलर एक्शन हो गए, प्रोवर्ब हो गई, सेइंग हो गई, स्टेट्स हो गई, स्पोर्ट्स कमेंट्री हो गई, इन सब में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसे ही फिर हमने एग्जांपल दिए जैसे कि सन का ईस्ट में निकलना क्या है, एक भाई फैक्ट है। ऐसे ही अर्थ का मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या है, एक फैक्ट है। डिस्टेंस से प्यार बढ़ता है, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है। ऐसे ही मैंने क्विज में एक कहावत आपको दी थी कि डेड मैन मतलब मुर्दा लोग जो है वो झूठ नहीं बोलते। अब भाई मुर्दे झूठ नहीं बोलते ये कहावत है, क्योंकि देखो ये फैक्ट हो नहीं सकता है। ऐसा हम कह नहीं रहे कि देखो ये वाले मुर्दे झूठ नहीं बोल रहे, नहीं, ये जनरल बात है, एक सेइंग है, एक कहावत है कि मुर्दे झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ऐसी चीजें कहावत होती हैं, तो भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से चीजें आएंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। ही टीचेस मैथ्स, ये भी क्या है, फैक्ट है भाई, वो मैथ्स पढ़ा रहा है। ठीक है, एक रेगुलर एक्शन है ये कह सकते हैं, उसका ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, ये सब आपके इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। उसके बाद में हमने भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस शुरू करा था। पास्ट इंडेफिनिट का मैंने बताया था कि अंत में हमें सेंस आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ये या था, ये थी, ये थे, ये सब आपके सेंस आते हैं। उसके अलावा ये 2 काम करता है, एक करता है पास्ट का कोई सिंगल टाइम एक्शन, यानी कि कोई काम जो पास्ट में एक बार हुआ हो जिसका पास्ट से ताल्लुकात हो। दूसरा हमने आपको बताया था कि रिपीटेड एक्शंस ऑफ पास्ट, पास्ट के ऐसे एक्शंस जो बार बार हुए हैं। ठीक है, इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अक्सर करके पास्ट इंडेफिनिट में कोई पास्ट का रेफरेंस दिया होता है, हो सकता है पास्ट का समय दे दे, हो सकता है कोई पास्ट की बात कह दे, यानी कि कोई ना कोई पास्ट का रेफरेंस हमें अक्सर करके मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपको स्ट्रक्चर बता दिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इन नेगेटिव का बनता है सब्जेक्ट डिड प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज पे विशेष ध्यान देने की बात कही थी क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। डिड के बाद में अक्सर करके एसएससी V2 दे देता है। प्रीवियस ईयर में कम से कम 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे एसएससी ने क्या करा है, डिड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे पूछ रखे हैं। ठीक है, आगे
इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, डिड से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऐसे ही इंटेरोगेटिव वाला जो होता है दूसरा, WH वर्ड आएगा, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट की जरूरत है तो नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद में ये एग्जाम्पल्स इस सब के दिए थे और यहाँ से आगे फिर से ये इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल दिए थे। अब हमें बढ़ना है भाई आज की क्लास में आगे। देखो मैंने सारा रिवाइज करा दिया पिछली क्लासेस का, डेली लेकिन रिवीजन करा पाना भाई पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप सोचें कि हर रोज आऊँ मैं पूरा टेंस रिवाइज कराऊँ, नहीं, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप टाइम से रिवीजन करते रहें, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट निकल जाती हैं और अगर 15 मिनट हम डेली सिर्फ और सिर्फ पुरानी क्लासेस के रिवीजन पे दे देंगे, और अभी तो सिर्फ 2 क्लास हुई थी तो 15 मिनट में रिवीजन कराना पॉसिबल था। जैसे जैसे 4-5 क्लास हो जाएंगी तो पता चलेगा आधा घंटा 40 मिनट रिवीजन में निकल जाएंगे। सो दैट वॉन्ट बी हैपनिंग, ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा होगा कि हम डेली की डेली रिवाइज कराएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस दे दूंगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, लेकिन पूरा पूरा जैसे अभी रिवाइज कराया है वैसे रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। आई होप आप भी इतने तो समझदार हैं ही। और जो बच्चे कह रहे हैं भाई फ्लिपकार्ट डिलीवर नहीं कर रहा है बुक्स को, ये वो, भाई बुक्स पे आज ऑफर है, संजीवनी पर भी और क्रांति पर भी। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जो भी बच्चे लेना चाहते हैं बुक्स वो आज ही ले लें, क्योंकि एटलीस्ट ऑफर में चल रही हैं, ठीक है। और बहुत सही किताबें हैं और स्पेशली मतलब दोनों ही किताबें एक से एक बढ़िया कंटेंट है, चाहे वो ग्रामर मतलब चाहे वो संजीवनी की बात कर लें, चाहे वो आप क्रांति की बात कर लें, दोनों किताबें बहुत प्यारी सी हैं और दोनों में अच्छा कंटेंट है, ठीक है। और भाई वोकैब संजीवनी की जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो बाइलिंगुअल है वो किताब, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश मीनिंग भी है। पहली ऐसी किताब है वोकैब संजीवनी, मतलब वोकैब की बहुत सारी किताबें आपने देखी होंगी लेकिन इंग्लिश मीनिंग कोई किताब नहीं देती है, सिर्फ सिनोनिम दे देंगे, एंटोनिम दे देंगे। संजीवनी पहली ऐसी किताब है जिसने हर शब्द का इंग्लिश मीनिंग भी दिया है और हिंदी मीनिंग भी दिया है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अलग से दिए हैं, ठीक है। तो भाई सब कुछ है उसमें, आ जाओ भाई। आज शुरू करेंगे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है भाई? फ्यूचर का इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलो भाई, रजत बंद कर दे। चलो भाई आ जाओ। बता दो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज कई दिन बाद ऑफिस आया हूँ ना भाई, क्योंकि वहाँ पे माता के दर्शन करने गया था तो पूरी टीम को कुछ न कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए बार बार कोई ना कोई आ रहा है कमरे में, ठीक है। कई दिन बाद आया हूँ मैं ऑफिस, तो इस चक्कर में सबको, क्यों मेरे सारे काम भी बंद हो जाते हैं मेरे बिना। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मतलब अपने जितने भी काम होते हैं ना, चाहे सीट बनाने का है, चाहे टेस्ट बनाने का है, चाहे क्विज़ बनाने का है, चाहे कोई भी चीज़ है, जैसे जैसे ही क्लास खत्म होती है सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि क्विज़ बनाने के लिए दे देता, मतलब क्विज़ बना के दे देता हूँ टाइपिस्ट को और टाइपिस्ट टाइप कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा शायद, धूमराव टीवी वाले ने एक वीडियो डाली है। मैं एक्चुअल में, मुझे पता भी नहीं था कि कोई आ भी रहा है, मैं एक्चुअल में अपना काम ही करने लग रहा था, फिर मैंने देखा पूरी टीम हमारी लगी रहती है इसी तरीके से और मैं हमेशा साथ लगा रहता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो भाई सबसे पहले
इनके लास्ट में क्या आता है, तो हिंदी वालों के लिए लाइन काम आती है। इनके अंत में, इनके हिंदी वाक्यों के अंत में, ऐसे करके लिख देता हूं, इनके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ठीक है भाई, ये इंग्लिश वालों के काम की नहीं होती, लेकिन सेंस थोड़ा सा पता होता है। मैं यहाँ जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, कल ये होगा, परसों वो होगा, ये सब शब्द आपके आते हैं लास्ट में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं भाई कि ये दिखाता क्या है, ठीक है, क्या काम करता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। भाई ये हमारी इंटेंशन दिखाता है। ठीक है, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं ना लिख के मैं ये कह सकता हूं कि हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, जो भी हमें करना हो, जैसे मैंने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये मेरी इंटेंशन है, आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, मैंने कहा कि मैं मैंने कहा कि मैं कल आपको कॉल करूंगा, सो आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल करूंगा कॉल। यानी कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वो वाली बात। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज ये क्या बताता है भाई, इंटेंशन बताता है। दूसरी चीज आपकी क्या बताता है, किसी भी चीज की प्रेडिक्शन। जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है, मैंने कहा कि मोहन कल आएगा, ये क्या है, मेरी प्रेडिक्शन है कि मोहन कल आएगा। मोहन कल आएगा, ये क्या है भाई, प्रेडिक्शन है। तो इंटेंशन हो गई, प्रेडिक्शन हो गई, ईटीसी, ये बताता है आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। या फिर और सिंपल भाषा में कहना हो भाई, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर का सिंगल टाइम एक्शन। ठीक है, फ्यूचर का सिंगल टाइम एक्शन, तो लिख देना यहां पे सिंगल टाइम, या फिर रिपीटेड एक्शन भी दिखा सकता है भाई, रिपीटेड एक्शन ऑफ फ्यूचर। जैसे भाई इसका ग्राफ अगर मुझे बना के दिखाना हो तो देखिएगा, आज हम प्रेजेंट में हैं, मैंने कहा कि मैं परसों ये बुक खरीदूंगा, तो परसों यानी कि एक टाइम एक्शन हो गया। ठीक है, तो रिपीटेड वाली बात मैं अभी हटा रहा हूं, पहले सिंगल टाइम समझते हैं। जब हम डिटेल में इन चीजों को पढ़ रहे होंगे ना, तब आपको रिपीटेड वाली बात बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो अभी सिंगल टाइम का ही ग्राफ बता रहा हूं, सिंगल टाइम एक्शन ऑफ फ्यूचर, ऐसे करके लिख लेना, सिंगल टाइम एक्शन ऑफ फ्यूचर, ये बताता है फ्यूचर का सिंगल टाइम एक्शन। अगर हम बात करते हैं भाई स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखेंगे एक बार। देखो एक बार, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं असर्टिव या सॉरी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी कि पॉजिटिव वाला, तो सब्जेक्ट आता है भाई। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आता है, सेल भी आ सकता है और विल भी आ सकता है। ध्यान देंगे, सेल आ सकता है और विल आ सकता है, और प्लस में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की, तो अगेन सब्जेक्ट आएगा, प्लस में सेल या विल आएगा, जरूरत के हिसाब से बताऊंगा कब सेल लगाना है कब विल, और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी नॉट आएगा फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेगेटिव स्ट्रक्चर में नॉट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं भाई इंटेरोगेटिव की, क्वेश्चन वाला जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसकी, तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, देखो सेल आता है किसके साथ, आई के साथ या फिर वी के साथ। ठीक है, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी सब के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा आपका, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर
क्या यहाँ पे आई के साथ में सेल लगाना जरूरी नहीं है? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आई के साथ में सेल लगाना जरूरी है और बाकी सबके साथ में विल लगाना जरूरी है। ठीक है, विल आता है बाकी सबके साथ में और सेल आता है आई और वी के साथ में। तो क्या सर नेगेटिव में और असैरिटिव में ऐसा करना जरूरी नहीं है? तो मेरा आंसर है आपसे कि नहीं है। उसके अलावा भाई दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी नोट कर लेना, WH वर्ड वाला, WH वर्ड। ठीक है, यहां पे भी ध्यान रखना भाई, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेल या विल। अगर आपका आई है और वी है तो सेल आएगा, अगर आपका कोई अदर है तो आपका विल आएगा। ठीक है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस चीज का भाई ध्यान रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अभी इसको एग्जाम्पल के सारे समझा देता हूं। जैसे कि भाई आ जाओ, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे पहला एग्जाम्पल है आई विल कम टुमारो। भाई मैं कल आऊंगा। अब आप कहोगे कि क्या सर आई के साथ विल चल सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल चल सकता है। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, यू सेल पनिश हिम। आप पूछोगे क्या सर आई के साथ में सेल चल सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, मतलब यू के साथ में सेल चल सकता है तो मैं कहूंगा चल सकता है। ठीक है, तो आई और वी के साथ में सेल आ सकता है। यहाँ पे आप सेल भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप विल भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप सेल भी लगा सकते हो। तो बेसिक बात क्या है भाई, सुनेंगे एक बार। अगर आपका स्ट्रक्चर कैसा है, इंटेरोगेट मतलब अफर्मेटिव या फिर आपका नेगेटिव, तो सेल और विल कोई भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रक्चर कैसा है, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, तो ऐसे केस में आप सेल लगाओ या विल लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की एक ही बात है। लेकिन जैसे तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा, सेल यू कम टुमारो। अब देखो ये कैसा स्ट्रक्चर आ गया भाई, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपको ध्यान रखना है, बाकी सबके साथ में विल आएगा और आई और वी के साथ में सेल लगाना नेसेसरी है। तो यहां पे विल लगाना जरूरी है और बाकी सबके साथ में आपका विल लगाना जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान देंगे भाई इस चीज का विशेष करके। ठीक है, तो यहां पे सेल का भी एग्जांपल जैसे मैंने कहा, विल आई टेक। हालांकि पता है ये फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस होते नहीं है, ये रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए आते हैं, बट कोई नहीं। विल आई टेक योर पेन, ऐसे लिखा। तो ध्यान देंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आई के साथ में आप विल नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा, सेल। तो इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं, पेन वही वाला ले लेता हूं, ये ग्रीन कम दिखेगा है ना। अफर्मेटिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सामान्यतः आप सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेल या विल
लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, मगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, मगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आई स्लैश वी के साथ सिर्फ सेल और बाकी सब के साथ और बाकी सभी के साथ सिर्फ विल का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे भाई। इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, in affirmative and negative sentences you can use either shall or will with most of the subjects. But in interrogative sentences ठीक है भाई, in interrogative sentences shall is used with I and we and will with all the other subjects. ठीक है भाई, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत पढ़े बैठे होते हैं कि ये करो वो करो, वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, सेल में और विल में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं लिखाई देता हूँ। सेल में और विल में, यहाँ पे समरी दे रहा हूँ भाई, ये थोड़ा सा भाई फॉर्मल होता है। क्या होता है? फॉर्मल। ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कभी भी फॉर्मल सेंस में आ नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं स्लाइटली इनफॉर्मल, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। ठीक है, यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये कम यूज होता है, यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो सेल कम यूज होता है और ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसके लिए लिख देते हैं इट इज कॉमन इन ऑफिशियल वर्क्स। ये ऑफिशियल काम में कॉमन होता है और इसके लिए आप लिख सकते हैं इट इज कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में कॉमनली कौन सा यूज होता है आपका भाई? विल यूज होता है। ठीक है, इट इज मोस्टली used with
आई एंड वी, ये मोस्टली आई और वी के साथ आता है, और यहाँ पे इट इज मोस्टली यूज्ड विथ अदर सब्जेक्ट्स यानी आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आता है। पूरी समरी लिख दी है भाई, ठीक है। ध्यान देंगे, सेल आपका साधारणतः फॉर्मल सेंसेस में आता है और विल जो आपका है ये स्लाइटली इनफॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, देखो भाई, जो ऑफिशियल काम है उसको हम फॉर्मल कहते हैं, और जो हमारे बोलचाल की भाषा है, मैंने कहा कल बारिश होगी, है ना, मैंने कहा कल बारिश होगी, क्या ये फॉर्मल बात कह दी मैंने? इट इज फॉर्मल? नो, ये ऐसे मैंने कह दिया कल बारिश होगी तो होगी, हमारी बोलचाल की बात है, इसीलिए हम कहते हैं इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि इट शैल रेन, नहीं कह सकते, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या है, हमने कहा सरकार, मोदी जी आते हैं, मोदी जी आके कहते हैं कि सरकार 2000 के नोट को बैन करेगी, सो द गवर्नमेंट शैल बैन 2000 रुपी नोट्स, यानी कि सरकार क्या बैन कर रही है, 2000, क्योंकि फॉर्मल बात है, ऑफिशियल बात है। ऑफिशियल सेंसेस में शैल का प्रयोग करते हैं, नॉन ऑफिशियल सेंसेस में विल का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, तो फॉर्मल का और इनफॉर्मल का ये मतलब होता है, आप अपने पिताजी से कुछ कह रहे हो, क्या ये फॉर्मल बात है? नहीं, ये फॉर्मल नहीं है। आप अपने पिताजी से कह रहे हो कि कल मैं छुट्टी करूंगा, ठीक है, कल मैं छुट्टी करूंगा, आई विल बी ऑन हॉलीडे, तो आई विल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर यही बात अपने बॉस से कह रहे हो या आप अपने कलीग से कह रहे हो, आप मान लीजिए अपने जूनियर से कह रहे हो, आपका जूनियर आता है आके कहता है कि सर आपको कल ये काम है, आप कहते हो नो 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 नो, आई शैल बी ऑन हॉलीडे। आई शैल बी मतलब सेल लगा रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल काम है, ऑफिस की बात कर रहे हो। सो इट इज कॉमन इन ऑफिशियल वर्क्स, इट इज कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है बेसिकली। ज्यादातर ये आई और वी के साथ आता है और ये ज्यादातर दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में आता है। लेकिन जो आप एक हार्ड एंड फास्ट रट्टा मार के रूल याद कर लेते हो, भैया यही होगा यही होगा, हर जगह आई के साथ में ये आएगा, कोई बात को हम फोर्सफुली कहना चाहते हैं तो सेल लगा दो बाकी सबके साथ में, ये बकवास बात है। बच्चों को क्या पता रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को, कि आई और वी के साथ में अगर नॉर्मल कुछ कह रहे हैं तो सेल लगाओ, बाकी सबके साथ में नॉर्मल कुछ कह रहे हैं तो विल लगाओ। लेकिन अगर आई और वी के साथ में कुछ हम स्ट्रांगली कहना चाहते हैं, कुछ फोर्सफुली कहना चाहते हैं तो विल लगा दो। बकवास बात है भाई, एकदम गलत बात है वो जो आपने याद कर रखा है। सिंपल ये याद रख लेना है, जितने भी ऑफिशियल सेंसेस होते हैं, जब हम किसी बात को स्ट्रांगली कहना चाहते हैं तो सेल लगाओ, चाहे आई वी के साथ हो चाहे बाकी सबके साथ हो। और जब हम किसी को अनऑफिशियली कहना चाहते हैं, जब हम किसी बात को स्पोकन इंग्लिश में कहना चाहते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहते हैं, तो सबके साथ में विल लगाओ, चाहे वो आई वी है चाहे बाकी के सब है। दैट्स इट, ठीक है। यस यूजर, आ जाओ भाई। भाई फॉर्मल इनफॉर्मल फिर से समझ लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्मल इनफॉर्मल अभी क्लियर नहीं हुआ। फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत सिंपल चीज है। जैसे मैं आता हूं, मैंने ये देखो ये स्लीव्स मोड़ रखी हैं, ये स्लीव्स मोड़ रखी हैं, कोई टाई नहीं लगा रखी, कोई कोट पैंट नहीं लगा रखा, ये मेरी कैसी ड्रेस है? आप खुद से बताओ, क्या ये ऑफिस पर्पज की ड्रेस आपको नजर आ रही है? नहीं, ये ऑफिस पर्पज की ड्रेस नहीं है, ये है आपकी इनफॉर्मल ड्रेस। लेकिन जैसे एक टीचर को कैसे कपड़े पहनने चाहिए कायदे से, एक टीचर को कोट पहन के, टाई लगा के, पेन यहाँ पे लगा के, किताब हाथ में लेके, टीचर की जब इमेज आपके सामने आती है तो कुछ ऐसी इमेज आती है ना, है ना, वो है फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस, आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हो, क्या पहन रखा है? जीन्स पहन रखी है, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं, तो क्या वो फॉर्मल है? नहीं, वो इनफॉर्मल है। लेकिन आप ऑफिस जाते टाइम ऑफिस की एक प्रॉपर यूनिफॉर्म आपके में है, वो है, ठीक है, और इसीलिए यूनिफॉर्म कभी जीन्स नहीं होगी।
शूज आप हमेशा देखोगे जो लेदर वाले शूज होते हैं, मतलब लेदर जैसे जो लगते हैं, रेक्सिन वगैरह के जिसके भी होते हैं, वो आपके कैसे होंगे, फॉर्मल में आएंगे। फॉर्मल मतलब जब देख के लगता है ना यार पर्सन वैसा है, ऑफिस टाइप का, वो फॉर्मल है। इनफॉर्म ऐसे ही भाषा है, भाषा भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहा यार क्या बात करते हो आप, कैसी लैंग्वेज है, क्या ये फॉर्मल लैंग्वेज है? नहीं, ये इनफॉर्मल है। क्योंकि स्टूडेंट से यार कौन कहेगा, कोई नहीं कहता यार। लेकिन हम तो कह रहे होते हैं, हम कहते हैं अरे भाई ये चीज़ ऐसे है, हमने अरे भाई कहा, तो क्या स्टूडेंट्स से भाई कहना चाहिए या स्टूडेंट्स कहना चाहिए? स्टूडेंट्स कहना चाहिए कायदे से। भाई विद्यार्थी तो विद्यार्थी हैं, लेकिन हम तो भाई बोल रहे हैं। नहीं, तो ये कैसी लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आ जाती है। फॉर्मल का मतलब होता है एक तरीके से डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के तरीके से होती हैं, वो आपकी होती है, जो डॉक्यूमेंट्स के तरीके से होता है वो आपका क्या है, फॉर्मल है। इनफॉर्मल आपका ऐसे ही बोलचाल में कुछ भी बोल दिया, ठीक है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में आई के साथ में और वी के साथ में विल का प्रयोग होता है, ना कि सेल का, ठीक है। आपने कहा कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कहा आई विल हेल्प यू, मैंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब ऐसे ही बोल दिया, क्या है, इनफॉर्मल भाषा है, इसीलिए मैंने आई विल हेल्प यू लिख दिया। लेकिन आप कहते हैं कि देखो जी मुझे आप रिटन में ये लिख के दो कि आप मेरी मदद करोगे, और फिर आप स्टाम्प पेपर लेके आते हैं मेरे लिए, और उस स्टाम्प पेपर पे अगर मैं लिखता तो फिर मैं आई विल नहीं लिख सकता, वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा आई शैल हेल्प दिस पर्सन, ठीक है। ये फ़र्क है फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, ठीक है। अब जैसे घर पे हम बात कर रहे हैं माँ बाप से, अपने भाइयों से, ये सब इनफॉर्मल भाषा होती है। लेकिन हम अगर ऑफिस में अपने बॉस से बात करते हैं तो ये फॉर्मल भाषा होती है, ठीक है भाई। आ जाओ आगे चलेंगे। तो आई का और वी का आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, सॉरी आई का और वी का नहीं, सेल का और विल का डिफरेंस भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। फ्यूचर टेंस से बहुत कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। पहला एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा, दे विल केम टुमारो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, क्या एरर होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। दूसरा, सी विल वर्कड विथ मी। एसएससी ऐसे ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। क्या एरर हो जाएगा भाई, विल के बाद में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी लगा रखी है, सेकंड, तो क्या लगा दोगे, कम। ऐसे ही सी विल वर्कड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्क मी, ठीक है। तो सी विल वर्क विथ मी, सी विल वर्क विथ मी, सिंपल भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। आ जाओ भाई, आगे बढ़ेंगे भाई। हमारा अब से यहाँ से अगला टेंस शुरू होता है, वो होगा आपका कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। और कॉन्टिन्यूस में सबसे पहला जो टेंस आएगा वो आएगा कौन सा, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में जान लीजिए। कॉन्टिन्यूस टेंस, देखो भाई सबसे पहले कॉन्टिन्यूस टेंस हम कब लगाते हैं, जब दिए गए समय बिंदु पर कोई काम प्रगति में होता है, वैसे काम को दिखाने के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब दिया गया समय बिंदु प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर पास्ट का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इस बात को और इंग्लिश में भी। किसी दिए गए समय बिंदु पर अगर कोई काम अगर कोई काम प्रगति में होता है,
प्रगति में होता है या चल रहा होता है, तब कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तब कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं भाई, व्हेन एट अ गिवन टाइम a work is in progress continuous tenses is used। continuous tense का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो किसी दिए गए समय बिंदु पर अगर कोई काम प्रगति में होता है या चल रहा होता है तब कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। ठीक है, व्हेन एट अ गिवन टाइम अ वर्क इज इन प्रोग्रेस, अ की जगह पे यहाँ पे एक बार एनी लिख देना, एनी वर्क इज इन प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड। ठीक है भाई, ये कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, टू शो continuous tense we use ing form of above after any form of बी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो भाई, हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। यही हमेशा और हमेशा क्या दिखाएगा? आपका कॉन्टिन्यूस टेंस को दिखाएगा। तो बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या दिखाता है भाई? कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाता है। यहां पे बी से क्या मतलब है मेरा भाई? बी के बहुत सिंपल सा मतलब है बी का। क्या क्या मतलब है भाई? बी का मतलब होता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज और वर, परफेक्ट टेंस में बीन होता है और पैसिव में बीइंग होता है और फ्यूचर में बी होता है। ठीक है, तो इस चीज को भाई नोट कर लेंगे कि जो बी आपकी वर्ब है, ठीक है, बी जो आपकी वर्ब है, ठीक है, उसके क्या क्या मीनिंग होते हैं तो ध्यान देंगे एक बार फिर से। बी इज एम आर दिखाता है कब? प्रेजेंट की बात को। इज एम आर क्या दिखाता है भाई? प्रेजेंट। ठीक है, वॉज वर आपका किसको दिखाता है? पास्ट को। अगर हमें जरूरत है किसकी भाई? परफेक्ट की, तो हम लगाते हैं क्या? बीन। यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बीन। उसके अलावा बीइंग लगाते हैं पैसिव में। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस का कभी भी पैसिव बनेगा तो बीइंग आती है, और फ्यूचर का अगर कॉन्टिन्यूस बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बी। किसके साथ में? सेल या विल के साथ में। ठीक है, सेल या विल के साथ में बी लगाना पड़ेगा। अब अगर आपको ये पेज पूरा क्लियर है ना भाई, तो इस पेज के हिसाब से आप कोई भी टेंस बना सकते हो। ठीक है, तो इस पेज के हिसाब से कोई भी टेंस आप बना सकते हो। आ जाते हैं भाई, ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस टेंस पे। यहां पे आपको हेडिंग लगानी है कौन सी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हमने एक जनरल कॉन्टिन्यूस बता दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉफी।
मेरे लिए तो आ ही जाएगा दूध। किसने? मुझे नहीं पता, मुझे कॉफ़ी चाहिए। हिम्मत से बोलना कि प्रशांत सर को कॉफ़ी चाहिए। ठीक है भाई, समझ गए बात। अब देखो भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भाई फिर से ऐसे ही सीखेंगे। अगर हिंदी, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में, अगर इसका हम हिंदी मीनिंग देखते हैं, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में भाई देखो, बहुत बेसिक से टेंस पढ़ा रहा हूं, सच बता रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक से कोई टेंस आपको पढ़ा नहीं सकता है। अंत में रहा है, रहा हूं, रहे हैं, ईटीसी शब्द आते हैं। बहुत बेसिक से टेंस पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक से टेंस आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं भाई इसका सेंस क्या बनता है। ठीक है, सेंस क्या बनता है, ये क्या मीनिंग देता है। ठीक है, ये दिखाता है भाई टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शंस को। किसको दिखाता है? टेम्परेरी एक्शंस। टेम्परेरी एक्शंस का मतलब क्या है? जैसे देखो भाई, सुनो, मैंने कहा आई एम टीचिंग टेंस। भाई मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या परमानेंट पढ़ा रहा हूं? नहीं। अभी अगले 15 मिनट में, 20 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तो कैसा एक्शन हुआ? टेम्परेरी किस्म का। मैंने कहा अभी मैंने ग्लास उठाया पानी का, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। क्या है? अभी पी रहा हूं, थोड़ी देर बाद नहीं पी रहा हूंगा। अगर मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, इसका मतलब है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इंडेफिनिट टेंस। और आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश का मतलब है कि मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद नहीं पढ़ाऊंगा हो सकता है। और आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है मैं अब पढ़ा रहा हूं, अब हो सकता है मैं गाना गा रहा हूं, लेकिन मेरा काम क्या है? इंग्लिश पढ़ाना है। तो ये फर्क आ जाता है इंडेफिनिट में और, ठीक है, इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूस में। सो पहली बात हमने क्या लिखी कि आपका क्या आ गया? टेम्परेरी एक्शन आपके होते हैं, टेम्परेरी एक्शन होते हैं। दूसरा आपका, कई बार हम जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं ना भाई, या फिर हम और आसान भाषा में लिखें स्लो चेंज, धीरे धीरे परिवर्तन जो होते हैं उनको भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। यानी कि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन, धीरे परिवर्तन। जैसे कि मैंने लिखा, जो मौसम है वो गर्म होता जा रहा है, द वेदर इज गेटिंग हॉटर। इज गेटिंग यानी कि हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है मौसम। ठीक है, आगे देखेंगे। तो टेम्परेरी या फिर स्लो चेंज। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो भाई सब्जेक्ट आता है, फिर इज, एम आर, सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, और बाकी प्लूरल के साथ में आर आता है, और फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी आती है। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो भाई सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में इज एम आर आएगा ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद में आपका नॉट लगाना जरूरी होता है, और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे इंटेरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये इंटेरोगेटिव। इसमें आप पाओगे, ठीक है, इसमें आप पाओगे कि सबसे पहले आपकी क्या आती है भाई? इज एम आर, इज एम आर जरूरत के हिसाब से, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है भाई,
और जो दूसरा वाला इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड आता है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, इज एम आर आता है, फिर आपका आता है इज एम आर, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, और फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर नॉट आना हो तो अगेन फिर से आप नॉट या तो सब्जेक्ट के बाद लगाओगे या फिर इज एम आर के साथ में मिला के लगाओगे, ठीक है। चलो भाई, इस पे क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सिंपल इस पे एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे कि दे देगा सी इज कम टू मीट मी, ऐसे दे देगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ही वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विथ माला, माला के साथ में वो एक प्रोजेक्ट पे है। तीसरा टाइप आपका इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कई बारी, द टीम इज प्लेड द मैच, ऐसे करके। ये हैं भाई वो जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जितने आपके क्वेश्चन आते हैं ये वो है, ठीक है। जितने आपके क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। देखो भाई, इज एम आर के बाद में क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म, तो कम नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कमिंग। एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इज एम आर ध्यान दीजिएगा कभी भी आपका डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो ही के साथ में क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। द टीम इज प्लेड, भाई कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं आती है, कौन सी आती है, आईएनजी फॉर्म, तो प्लेइंग, द टीम इज प्लेइंग, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। आ जाते हैं भाई फ्यूचर पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस पे। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ऐसे भाई देखेंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूस। अब देखो भाई, उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, जितने में पिछली बार जा रहा था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा फास्ट फास्ट भी चलेंगे स्पीड में। पहली बात तो ये भाई, हिंदी मीनिंग दोबारा से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा था, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, वहां पे प्रेजेंट के टेम्परेरी एक्शन थे, यहाँ पे पास्ट के टेम्परेरी एक्शन आ जाएंगे। तीसरी बात, वहां पे इज एम आर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। पास्ट के कॉन्टिन्यूस में क्या आ जाएगा, इज एम आर की जगह पे वॉज वर आ जाएगा। सब कुछ वही है, बस प्रेजेंट में इज एम आर था और पास्ट में क्या आ जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूं मैं, इसमें वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स देखेंगे अब, जैसे मैंने लिखा आई वॉज राइटिंग अ बुक, मैं एक किताब लिख रहा था। ठीक है, पास्ट की बात है, टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है, एकदम सही है। मैंने लिखा सी वॉज डांसिंग, वह डांस कर रही थी। बिल्कुल ठीक बात है, पास्ट, सारे टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है, ये भी आगे देखेंगे, यहां भी सब एक्शन टेम्परेरी होते हैं भाई। ऐसे ही मैंने लिखा देवर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में खेल रहे थे। देवर प्लेइंग इन द गार्डन। ऐसे ही मैंने लिखा यू वर वर्किंग विथ माला, आप माला के साथ काम कर रहे थे। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आ जाएंगे भाई फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंस पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, भाई देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सिंपल सी बात है। जैसे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में रहा था, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। पास्ट के कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। ऐसे ही फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर, ये भी टेम्परेरी एक्शंस को दिखाता है। भाई मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं भाई इसके स्ट्रक्चर्स की, तो इसके स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। जो असर्टिव स्ट्रक्चर यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है भाई, अफर्मेटिव यानी कि आपका आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद में जैसे मैंने आपको समझाया था सेल या विल आएगा जरूरत के हिसाब से, उसके बाद में आपकी बी वर्ब आएगी। बी, क्योंकि देखो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हमें हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, आईएनजी की, और आईएनजी के साथ में किसकी जरूरत पड़ती है, बी की। यहां पे आपको इज, एम, आर वगैरह नहीं लिखना है, सिर्फ बी लिखना है। अगर यहीं पे नेगेटिव आ जाए तो यहां पे बच्चों के बीच में अक्सर डाउट आता है कि सर ये नेगेटिव में हम सब्जेक्ट लिखा, सेल या विल लिख दिया, अब हमें जो नॉट लिखना है वो इस बी से पहले लिखें या बाद में। तो हमेशा ध्यान रखना नॉट का प्रयोग हमेशा सेल या विल के बाद में ही किया जाएगा। तो बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे ही जब हम बात करते हैं भाई साहब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेल या विल। जरूरत के हिसाब से मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कब सेल आता है, कब विल आता है। उसके बाद में सेल या विल के बाद में आपका सीधे सीधे सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका ठीक है, फिर आपका बी आएगा। अगर नॉट है तो पहले नॉट लिखेंगे, अगर नॉट नहीं है तो फिर सीधे बी और प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही ध्यान देंगे। और लास्ट में भाई इंटेरोगेटिव में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है। ठीक है, ऐसे ही सबसे पहले सेल या विल आपकी, सॉरी, अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड जो आपका होता है वो आ जाएगा, प्लस में सेल या विल आ जाएगा जरूरत के हिसाब से, प्लस में आपका सब्जेक्ट आता है। अगर आपका नॉट दे रखा है तो फिर नॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल या विल कर लेना, गलती से सिर्फ सेल रह गया है। सब्जेक्ट प्लस में नॉट, प्लस में आपका बी, प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरीके से ये आपके स्ट्रक्चर बन जाते हैं भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है बेटा, V3 अभी आएगी आपकी परफेक्ट टेंस में। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो परफेक्ट टेंस में आती है, अभी यहाँ नहीं आएगी। इसके भी एग्जाम्पल देते हैं भाई। जैसे कि मैंने लिखा आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो।
मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ऐसे ही मैंने लिखा सी शैल बी कमिंग ईयर, या सी विल बी लिख लो, शैल ना लिख के, इनफॉर्मल सेंटेंस है। शी विल बी कमिंग ईयर सून, वो जल्द ही यहाँ पे आती होगी, इस तरीके से। अब देखो इन पे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस इस पे नहीं पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी भाई कल से हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरे खत्म हो जाएंगे, यानी कि कल 12 के 12 टेंस का पूरा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, क्या उनका हिंदी मीनिंग आता है ये बता रहे हैं, और क्या उनका सेंस आता है ये बता रहे हैं। परसों की जो क्लास होगी वहां से फिर हम पढ़ेंगे कि कहाँ कॉन्टिन्यूस लगाना है, कहाँ इंडेफिनिट लगाना है, उस अंतर को पढ़ेंगे, उस डिफरेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में कहाँ पास्ट का इंडेफिनिट आएगा, कहाँ आपका प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद में सिंस फॉर वगैरह को पढ़ेंगे। उसके बाद में आफ्टर बिफोर वगैरह की चीज़ों को पढ़ेंगे। बाई के साथ में कब आपका परफेक्ट टेंस आता है ये सब पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे की कुछ क्लासेस में। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। आज हमने जस्ट स्ट्रक्चर्स बताए आपके फ्यूचर के इंडेफिनिट का और सारे के सारे कॉन्टिन्यूस का। इससे आगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।